बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को पढ़ेंगे। बेसिकली ये भी जीआई ट्रैक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है, जिसमें आपका जो जीआई ट्रैक्ट का नॉर्मल मैकेनिज़्म है वो एबनॉर्मल हो जाता है। कभी आपको डायरिया हो जाती है और या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब आपके इलेक्ट्रोलाइट डाउन हो सकते हैं और आपके जीआई ट्रैक्ट में समटाइम स्पाज़म आ जाता है, मतलब आपके मसल्स में सक हो जाते हैं मसल, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ कवर करेंगे कि आईबीएस किसे कहते हैं, ठीक है? और इसके अलावा हम इसकी डेफिनेशन, सिम्पटम्स और काज़ेज़ वगैरह और ट्रीटमेंट को, इन सारी चीज़ों को हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ फंक्शनल जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर विदाउट आइडेंटिकल काज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल पेन। अच्छा, ये एक मतलब फंक्शनल जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर है, इसका कोई काज़ वगैरह नहीं होता। मतलब आपको एब्डोमेन में पेन होता है, जिसकी वजह से आपको समटाइम कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर डायरिया होता है या फिर बोथ होता है। मतलब दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, ये मतलब रेयर होता है, कभी-कभी होता है, लेकिन मोस्टली आपको डायरिया हो जाता है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाए। इसका कोई काज़ वगैरह नहीं होता, मतलब ऐसे ही हो जाता है। कोई मतलब एटियोलॉजी वगैरह अभी तक इसकी फाइंड आउट नहीं हुई है, लेकिन ये हो जाता है मोस्टली। 20% मतलब ये इफ़ेक्ट कर रहा होता है हर बंदे के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन में हो रहा है। 20% मतलब आम लोगों में भी हो जाता है। लाइक अगर आप मतलब कोई चीज़ ऐसी खा लेते हैं, लाइक कोई मीठी चीज़ खाई, फिर उनके साथ कोई खट्टी चीज़ खाई, तो इस तरह मतलब ये चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, आपको डायरिया वगैरह हो जाता है। अच्छा, फिर अगर हम पैथोफिज़ियोलॉजी की बात करें तो अपीयर देयर इज़ अल्टर्ड सीएनएस रेगुलेशन ऑफ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन ऑफ बाउल। ये तब होता है जब आपके सीएनएस में जो मोटर रिस्पॉन्स होता है या फिर सेंसरी रिस्पॉन्स होता है, उसमें रेगुलेशन आ जाती है, चेंजेज़ आ जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन को ईज़िली वो मैसेज नहीं जा पा रहा होता, जिसकी वजह से ब्रेन अपना मतलब फीडबैक वापस जो है ना रिस्पॉन्स नहीं करता, जिसकी बेस पे आपको समटाइम कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या फिर डायरिया भी हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बाउल एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू फूड इनटेक, हार्मोन स्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि आपकी जो फूड एक्टिविटी है ना, वो या तो इंक्रीज़ हो जाती है या फिर डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से भी ये चीज़ आपको हो सकती है। उसके अलावा हार्मोन्स हैं और फिर स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं आपके मतलब इस आईबीएस के ऊपर। स्ट्रेस है, इसकी वजह से भी आपको डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसके अलावा इम्पेयर सेंसेशन ऑफ काइम मूवमेंट थ्रू गट। आपने जो फूड वगैरह खाई उसकी अगर अच्छी तरह से मूवमेंट नहीं हो पा रही, लाइक आपको आपके मसल्स के अंदर मतलब कॉन्ट्रैक्शन है ज़्यादा, उनमें जो पेरास्लस मूवमेंट हो रही होती है वो नहीं हो रही, तो उसकी वजह से भी आपको ये चीज़ हो सकती है। उसके अलावा हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोलोनिक म्यूकस, ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट हो रही है, ठीक है? उसकी वजह से भी आपको मतलब डायरिया हो सकती है, क्योंकि म्यूकस क्या एक फ्लूइड है ना, तो डायरिया में भी ज़्यादातर फ्लूइड की सीक्रेशन हो रही होती है। ठीक है, सम लिंकेज ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जायटी। सम टाइम आपको डिप्रेशन होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा एंग्जायटी है, किसी चीज़ का टेंशन वगैरह ये चीज़ें, स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से भी आपका जो जीआई ट्रैक्ट का नॉर्मल मैकेनिज़्म है वो एबनॉर्मल हो सकता है। अच्छा, ये थोड़ा-सा इसका मैकेनिज़्म है। आईबीएस अल्टर्ड मोटालिटी ऑफ इंटेस्टाइन। मतलब आपका जो इंटेस्टाइन है उसकी मोटालिटी, मूवमेंट, सेंसेशन वो अल्टर हो जाती है, चेंज होता है जी। क्यों होती है? पोस्ट सर्जरी की वजह से, कोई सर्जरी हुई हो उसकी वजह से भी हो सकता है, कोई ड्रग लिया हो आपने उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर जेनेटिक टेंडेंसी, कोई जेनेटिक इश्यू हुआ है उसकी वजह से, और उसके अलावा स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। और फूड सेंसिटिविटी, यानी कि आपने कोई ऐसा फूड खाया जो आपकी बॉडी को जो है ना एलर्जी क्रिएट करवा रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें सिम्पटम्स की, तो एब्डोमिनल पेन रिलीव्ड बाय डेफिकेशन। आपको एब्डोमिनल पेन होता है जब भी आप मतलब वॉशरूम जाते हैं, डेफिकेशन मतलब स्टूल को एग्जिट आउट करते हैं, तो उसके बाद मतलब आपको सम टाइम रिलीफ मिलता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर गैस होने की वजह से डायरिया में, तो जब आप वॉशरूम जाते हैं तो मतलब आपको सम टाइम के लिए रिलीफ मिल जाता है। मे बी कोलाइकली अकरिंग इन स्पाज़म, यानी आपको सीवियर पेन होता है, कोलाइकली यानी सीवियर पेन होता है, उसकी वजह से जब आपकी मसल्स में टाइटनेस आ जाती है, मसल स्पाज़म बन जाते हैं, डल और कंटिन्यूअस। सम टाइम ये कुछ टाइम के लिए होते हैं या फिर ये कंटिन्यूअस भी हो रहे होते हैं। अल्टर बाउल हैबिट इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी हार्ड और वाटरी स्टूल,
या फिर आपके जो बाउल हैबिट है उनमें अल्टरेशन आ जाती है, लाइक पैरासाइट से मूवमेंट हो रही होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी में अल्टरेशन आ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो डायरिया होगा, अगर कम हो गई तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। हॉट और वाटर स्टूल, या फिर हॉट कॉन्स्टिपेशन है तो हॉट स्टूल होगा, अगर डायरिया है तो वाटर स्टूल होगा, ठीक है। स्टैंडिंग टेंजिमस, टेंजिमस क्या है, इनकम्प्लीट डेफिकेशन को कहते हैं हम, ठीक है। मतलब आपको कोई सेंसेशन फील हो रही थी, आपको ज़्यादातर जो है ना, मतलब स्टूल आ रहा है, ये सेंसेशन होती है, लेकिन आपका स्टूल आ नहीं रहा होता, ठीक है। इनकम्प्लीट डेफिकेशन जिसे हम कहते हैं। अर्जेंसी स्टूलिंग, मतलब आपको स्टूल आने में अर्जेंसी है लेकिन वो आ नहीं रहा होता। इनकम्प्लीट एवाकुएशन, पैसेज ऑफ म्यूकस, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, एक्सेसिव गैसेस, मतलब समटाइम आपके रेक्टम से म्यूकस भी सीक्रेट हो रही होती है, ठीक है, लाइक जब आपको डायरिया होता है। और इसके अलावा एब्डोमिनल ब्लोटिंग गैसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें नॉर्मल है। और इसके साथ क्या हो जाता है, नौजिया होती है, ठीक है, वोमिटिंग होती है, एनोरेक्सिया मतलब भूख का ना लगना, ठीक है, फटीज होता है, ठीक है। और उसके अलावा हेडेक, एंजाइटी, ये चीज़ें मतलब इनमें कॉमन होती हैं। और इसके अलावा अगर हम केयर की बात करें, मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रेटिंग सेप्टम्स, मतलब उस सेप्टम्स को आप मैनेज करेंगे जो आपको नज़र आ रहे हैं, लाइक आपको नौजिया है तो उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, वोमिटिंग है, एनोरेक्सिया है, हेडेक है, एंजाइटी है, या फिर कॉन्स्टिपेशन है, या फिर डायरिया है, तो उन जो सेप्टम्स आपको मिल रहे हैं आपने उनकी ट्रीटमेंट करनी है। और इसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग फैक्टर, स्ट्रेस रिडक्शन, या फिर उसके साथ डायरिया, या फिर आपकी कॉन्स्टिपेशन है, या फिर ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इसके साथ जो अब पार्टिसिपेटिंग फैक्टर है, जिसकी मतलब फैक्टर का इनमें रोल है, आपने उन्हें भी रिलीव करना है, एलिमिनेट करना है, लाइक स्ट्रेस है, उनको आपने एलिमिनेट करना है, या फिर कोई और चीज़ है, एनोरेक्सिया है, वोमिटिंग है, इन चीज़ों को आपने एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। किस तरह एलिमिनेट करने हैं, या फिर तो आपने ड्रग्स लेने, या फिर आपने पेशेंट को जो है ना मतलब मुतमईन करना है, लाइक अगर उसको स्ट्रेस है तो आपने उन्हें अच्छी तरह कम्युनिकेट करके उसकी स्ट्रेस रिडक्शन कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगर हम डायग्नोस टेस्ट की बात करें, तो फाइंड अ काज ऑफ क्लाइंट एब्डोमिनल पेन, आपने वो काज फाइंड आउट करने हैं जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एब्डोमिनल पेन हो रहा है, आपने वो काज फाइंड आउट करना है। चेंजेस इन फीसेस एलिमिनेशन, या फिर ये चीज़ देखनी है कि पेशेंट की जो फीसेस हैं, स्टूल है, उसमें किस तरह की चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। लाइक अगर स्टूल आ रहा है तो उसका कलर वगैरह कौन सा है, येलोइश है, ग्रीन है, या किस तरह का है। समटाइम ग्रीन कलर भी स्टूल हो जाता है, मतलब सीवियर डायरिया की वजह से। इतना ग्रीन नहीं होता लेकिन नॉर्मल अपना कलर चेंज कर देता है। स्टूल एग्जामिनेशन फॉर अकल्ट ब्लड, या फिर आपने इसका जो स्टूल है उसको एग्जामाइन करना है, लाइक अगर उसके स्टूल में ब्लड आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट करना है। और उसके अलावा ओवा एंड पैरासाइट, या फिर आपने ब्लड टेस्ट क्यों करनी है स्टूल की, उसमें आप पैरासाइट वगैरह या फिर कोई ऐसी चीज़ें देखनी है जिसकी वजह से पेशेंट को डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कल्चर, या फिर आपने ब्लड टेस्ट करनी है, सीबीसी विथ डिफरेंशियल एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर। फिर आपने सीबीसी करनी है। अब ईएसआर हम कैसे कहते हैं, जिसमें हम मेजर करते हैं रेड ब्लड सेल को, तो वो 1 घंटे में कितने गिर रहे हैं रेड ब्लड सेल, तो इस टेस्ट को हम ईसीआर टेस्ट करते हैं, एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो डिटरमाइन एनीमिया, हम एनीमिया को फाइंड करते हैं, पेशेंट को कोई एनीमिया तो नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए लेते हैं। और उसके अलावा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, कोई इन्फ्लामेशन वगैरह तो नहीं है आपके जीआई ट्रैक्ट में जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया हो रहा है। अच्छा, और उसके अलावा सिग्मोडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, ये भी हम टेस्ट करें। बेसिकली ये दोनों टेस्ट क्या होती हैं, आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं जीआई ट्रैक्ट को, वहाँ पे आप देखते हैं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। लाइक इसमें भी ये कह रहा है कि विजुअलाइज बावल म्यूकोसा मायर इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ऑब्टेन बायोस्पी इफ इंडिकेटेड, आपने मायर को प्रेशर करना है, फिर यहाँ से बायोस्पी लेने। बेसिकली बायोप्सी हम वहाँ से टिश्यू से लेते हैं, उसको टिश्यू से हम फिर उसकी क्या कहते हैं, चेक करते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से ये काज हो रहा है। फाइंडिंग विथ आईबीएस, नॉर्मल अपीयरेंस, इंक्रीज म्यूकस, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, मार्क्ड स्पाज्म, पॉसिबल हाइपेरेमिया विदाउट लीजन, मतलब अगर आपको फाइंडिंग हो गई है तो आपने ये सारी चीज़ें मार्क आउट करनी है कि ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से पेशेंट को डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन हुआ है। अच्छा, स्मॉल बाउल सीरीज, अपर जीआई सीरीज विथ स्मॉल बाउल फ्लो थ्रू द बेरियम एनीमिया, एग्जामिनेशन ऑफ एंटायर जीआई ट्रैक्ट, आईबीएस, इंक्रीज मोर्टालिटी।
ठीक है। ऐसा यहाँ पे अगर हम बात करें बेरियम एनीमिया की, तो ये भी एक मेडिकल इमेजिनेशन टेस्ट होती है, प्रोसीजर होता है जिसमें हम विजुलाइज कर रहे होते हैं कोलोन को और रेक्टम को। यहाँ पे भी ये चीज़ कह रहा है कि अपर जीआई सीरीज विद स्मॉल बाउल फेलो, जो कि आपके स्मॉल बाउल सीरीज है, उसमें ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं जिसमें हम बेरियम एनीमा टेस्ट करते हैं, आपके जीआई ट्रैक्ट को विजुलाइज करते हैं और मतलब कॉलोन को विजुलाइज करते हैं, उसके अलावा रेक्टम को, एनस को, इन चीज़ों को विजुलाइज करते हैं। यहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह कोई तो नहीं है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, फिर अगर हम मेडिकेशन की बात करें, तो पर्पस टू मैयर्स सिम्पटम्स, मतलब मेडिकेशन हम इसलिए दें कि जो सिम्पटम्स हैं उसको मैनेज कर सकें। ठीक है। बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, आपने लैक्सेटिव लेने हैं जो कि रिड्यूस बाउल स्पाज़म, मतलब आपके मसल्स के अंदर जो बाउल है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। नॉर्मलाइज बाउल मूवमेंट इन नंबर एंड फॉर्म, मतलब लैक्सेटिव बेसिकली कॉन्स्टिपेशन के लिए लेते हैं कि आपकी जो जीआई ट्रैक्ट में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें स्पाज़म मारे, तो ये चीज़ें उनको नॉर्मलाइज़ करती हैं। ठीक है। एंटीकोलिटिक ड्रग डाइक्लोमाइन, ठीक है, ये हम चीज़ें यूज़ करें तो इनहिबिट बाउल मोटालिटी एंड प्रिवेंट स्पाज़म गिवन बिफोर मील। ये चीज़ क्या करती है, आपको आपके बाउल को, मोटालिटी को इनहिबिट करती हैं, प्रिवेंट करती हैं स्पाज़म से। ये भी हम किस लिए लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए लेते हैं। एंटी डायरियल मेडिकेशन लुप्रामाइड, इमोडियम, ये सारी चीज़ें हम दे रहे होते हैं, प्रिवेंट डायरिया प्रोफिलैक्टिकली। ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, फिर हम एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन देंगे अगर कोई पेशेंट को स्ट्रेस की वजह से डायरिया चीज़ें हो रही हैं, और इसके अलावा डायरिया बेसिकली ज़्यादातर मूवमेंट हो रही होती है, इलेक्ट्रोलाइट की, सॉरी, पेरास्टल मूवमेंट, फूड की ज़्यादा मूवमेंट हो रही होती है, पेरास्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाती है जिसकी वजह से डायरिया वगैरह होता है। अच्छा, फिर अगर हम डायरिया मैनेजमेंट की बात करें, तो पेशेंट को हम जो है ना उसके मुताबिक ही ट्रीटमेंट देंगे। अगर पेशेंट को डायरिया हुआ है या फिर कॉन्स्टिपेशन हुआ है, तो हम इन्हें ज़्यादातर पानी वगैरह चीज़ें पिलाने को कहेंगे ताकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो। ठीक है। और इसके अलावा ऑफन बेनिफिट फ्रॉम एडिशनल डायरी फाइबर एड्स बल्क एंड वाटरी कंटेंट टू रिड्यूसिंग डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। वही चीज़ें, मतलब उसके अलावा वो चीज़ें हम पेशेंट को देंगे जो उनके लिए बेनिफिट हो, लाइक चावल वगैरह हो गए, और उसके अलावा कोई और सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, सॉफ्ट फ्रूट हो गए, जो उनके लिए मतलब जल्दी डाइजेस्ट हो जाएँ, वो चीज़ें देंगे हम, ताकि मतलब उनका जो पेरासल मूवमेंट बढ़ गई है वो रिड्यूस हो जाए, और उसके अलावा जो चीज़ें एबनॉर्मल हैं वो नॉर्मल की तरफ आ जाएँ। सम बेनिफिट फ्रॉम एलिमिनेशन ऑफ लैक्टोज, फ्रक्टोज एंड सॉर्बिटल, मतलब इनको हम एलिमिनेट करने, लैक्टोज वगैरह, ग्लूकोज वगैरह को एलिमिनेट करेंगे ताकि ये चीज़ें मज़ीद बढ़ ना जाएँ। लिमिटिंग इनटेक ऑफ गैस फार्मिंग फूड, मतलब ऐसी चीज़ें जो गैस क्रिएट कर रही हो, लाइक कैफ़ीन वगैरह हो या फिर ऑयली चीज़ें, इनसे अवॉइड करना है पेशेंट को। उसके अलावा नर्सिंग केयर में हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट इन हेल्थ एनवायरनमेंट आउटसाइड एक्यूट केयर, पेशेंट को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ से उसकी ट्रीटमेंट हो रही हो। सम केयर फोकस ऑन इम्प्रूविंग सिम्पटम्स विथ चेंजेस ऑफ डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिकेशन, सीक मेडिकल अटेंशन इफ सीरियस चेंजेस अकर। अच्छा, और इसके अलावा पेशेंट के अंदर कोई डाइट चेंजेस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, तो उनको भी आपने देखनी है। पेशेंट की अगर डाइट ऐसी है जिसकी वजह से उसको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपने उनकी डाइट चेंज करनी है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, मेडिकेशन ऐसी देनी है जिसकी वजह से पेशेंट की डायरिया या कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है ताकि पेशेंट को रिलीफ मिल जाए, उसका पेन वगैरह, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। अच्छा, तो ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इरिटेबल बावल सिंड्रोम के बारे में। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप इज़िली पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।